हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। गाइस, पिछली बार जो हमने वीडियो अपलोड किया था नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड, उसमें से कुछ टॉपिक्स जो है आपके रह गए थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो उसको हम थोड़ा सा इसमें कंप्लीट कर लेंगे और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, ये वीडियोस आप लोगों के पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट्स चीज़ें हैं। ओके, जितनी सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते थे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने मेंशन किया हुआ है। बाकी कॉमन कई सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं। इसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट इसका MCQs होने वाला है, ठीक है। तो उसको आप मिस नहीं करेंगे, उसे आप ज़रूर देखेंगे। बस ऑक्सीजन फैमिली के बाद से हैलोजन्स के बाद फिर हम इससे रिलेटेड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के MCQs को डालेंगे। ओके, और उसे आप मिस नहीं करेंगे। इसके बाद जस्ट आपका वीडियो जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट के रिलेटेड MCQs से ही आएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया था नाइट्रिक एसिड तक। अब फिर हम यहाँ से नोबल मेटल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, जो कि पिछली वीडियो में बचा रह गया था। तो नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं। जस्ट लाइक नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, रोडियम एक्सेट्रा डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या ये किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी केमिकल के साथ। ये मेटल्स जनरली इनर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। हाउएवर दे डिसॉल्व इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बनाया जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो ये नोबल मेटल्स के लिए काम करता है। जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये उनके लिए काम करता है, वो इसमें उससे भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो एक्वारेजिया होता क्या है? एक्वारेजिया होता है आपका मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का, जिसमें 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट जो होता है वो HCl होता है। दोनों एसिड्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के नाइट्रिक एसिड और HCl के, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के 1/3 रेशियो के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें नोबल मेटल्स या कोई इनर्ट मेटल है वो भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट ऑफ HCl लेते हैं तो यहाँ पे एक कंपाउंड नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl बनता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर एंड Cl, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट होता है। ये जो Cl होता है फिर फर्दर ये मेटल से, नोबल मेटल से रिएक्ट करता है और AuCl3 बनाता है। फिर ये AuCl3 HCl जो सोल्यूशन में है रिएक्ट करता है और HAuCl4 यानी क्लोरो ऑरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक्वारेजिया में गोल्ड, प्लैटिनम और भी जो मेटल्स हैं यहाँ पे, इरिडियम, रोडियम, ये सब रिएक्ट कर जाते हैं। इसी तरह से प्लैटिनम का भी यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, एक्वारेजिया फॉर नोबल मेटल्स। What are the noble metals? Noble metals which are less reactive or non-reactive. With organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है, यहाँ पे केन शुगर है। जब इसके साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना है आपको, केन शुगर के साथ यानी C12H12O11 के साथ जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसे बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटीन, और ये येलो कलर का होता है। आपने लैब में काम किया होगा तो देखा होगा कि जब नाइट्रिक एसिड आपके हाथ पे गिर जाता है या कहीं लग जाता है तो जहाँ पे लगा होता है वहाँ की स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाती है। क्यों येलो कलर की हो जाती है? क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड हमारी स्किन के जो प्रोटीन होती है उससे रिएक्ट करके ज़ैंथोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो येलो कलर का दिखने लगता है, ओके। और नाइट्रिक एसिड खुद येलो क्यों दिखती है? उसका रीज़न है क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। लेकिन हमारा स्किन क्यों येलो हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़ैंथोप्रोटीन, ये आप याद रखेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रेट्स गिव ब्राउन रिंग टेस्ट।
आप ये याद रखेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है? नाइट्रेट्स देता है। ये भी हम लैब में करते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ होता है या कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें हम चेक करते हैं नाइट्रेट है या नहीं है। अगर नाइट्रेट होगा तो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि इसमें इस कंपाउंड में नाइट्रेट आयन है, ठीक है। नहीं देगा तो नहीं है। तो सिंपली ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है? नाइट्रेट्स के लिए। पहला क्वेश्चन, नाइट्रेट गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट विथ Fe2 plus ions. Remember that it will give test with Fe2 plus ions in the presence of sulfuric acid. Nitrates reduced into nitric oxide. ये आप याद रखेंगे। तो एक्चुअल में ये टेस्ट होता कैसे है? डाइल्यूट फेरस सल्फेट लेते हैं, फेरस सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं। जस्ट सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, इसमें हम डाइल्यूट फेरस सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रेट आयन, जो हमें अननोन कंपाउंड मिला है, जस्ट सपोज उसमें नाइट्रेट आयन है, ठीक है, नहीं है तो नहीं देगा, लेकिन अगर है तो उस कंपाउंड को भी हम क्या करेंगे? इसमें डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अब क्या करेंगे? इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस डाइल्यूट सल्फ्यूरस सल्फेट सोल्यूशन में इसके वॉल से एकदम सटा करके जब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखेगा? इनके जंक्शन पे, ठीक है, इनके इंटरफेस पे, जहाँ पे ये डाइल्यूट फेरस सल्फेट और कंपाउंड का सलूशन और जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलते हैं, वहाँ पे एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का रिंग कंफर्म करता है कि नाइट्रेट आयन कंपाउंड में है, ठीक है। और ये कहाँ बनता है? रिमेंबर दैट, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो एट इंटरफेस बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन, ठीक है, उनके इंटरफेस पे बनता है, जहाँ पे ये दोनों लिक्विड आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म करता है नाइट्रेट आयन बनेगा। रिएक्शन कैसे होता है वही आप देख लेंगे। नाइट्रेट आयन कहाँ से? फ्रॉम कंपाउंड, ठीक है। Fe2 प्लस फ्रॉम द फेरस सल्फेट, ठीक है, फ्रॉम द फेरस सल्फेट ये सोल्यूशन लिया जाता है। 4H प्लस फ्रॉम द एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, वहाँ से हाइड्रोजन आयन मिल जाता है, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये रिंग में, यानी जो रिंग बनती है उस रिंग में कौन प्रेजेंट होगा? NO। यहाँ पे 3Fe3 प्लस बनता है, फिर H2O बन जाता है, ठीक है। फर्दर ये जो Fe2 होता है ये NO के साथ रिएक्ट करता है। ये जो फेरस सल्फेट होता है NO के साथ रिएक्ट करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ब्राउन रिंग जो होती है वो इसी का कॉम्प्लेक्स होता है। ब्राउन रिंग में यही कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछे ब्राउन रिंग में कौन सा प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स, तो याद रखेंगे NO प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी कि ब्राउन रिंग टेस्ट से रिलेटेड हमें क्या चीज़ याद रखनी है? पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि ये टेस्ट कौन देते हैं? नाइट्रेट आयंस देते हैं, ठीक है। NO3 माइनस आयन ये टेस्ट देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या क्या लिया जाता है? तो याद रखेंगे फेरस सल्फेट लिया जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो ये कि ब्राउन रिंग में कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स आप याद रखेंगे, ठीक है, FeH2O5NO, ठीक है। और जो है, हाँ, ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट चीज़ है कि जो ब्राउन रिंग है वो कहाँ बनती है? इट फॉर्म एट इंटरफेस बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन, ओके। तो ये कुछ चीज़ें क्वेश्चंस थे ब्राउन रिंग टेस्ट से रिलेटेड। अब थोड़ा सा फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं। फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस फॉस्फोरस से क्या आ सकते हैं। तो फॉस्फोरस को जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फोरस को हम P4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बस याद ये रखना है कि नाइट्रोजन में क्या होता है? एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बट फॉस्फोरस हो गया ये एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। अदर जो भी नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड है नाइट्रोजन के अलावा, ठीक है, वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके जो आपस में एटम होते हैं आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े होते हैं। इसलिए अदर कंपाउंड्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। P4 जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। N2 क्या होता है? उतना रिएक्टिव नहीं होता है। ये
इनर्ट होता है। क्यों? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड, इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अब फॉस्फोरस के बारे में देख लेते हैं। फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अभी यहाँ क्या लिखा है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन, टीथ, ब्लड, नर्वस टिश्यू ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे पाए जाते हैं। मिनरल के फॉर्म में ये फॉस्फोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्लोरापेटाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं और क्लोरेपेटाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉस्फोराइड, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है फॉस्फोराइड का, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम के पे +2 चार्ज है और फॉस्फेट पे -3 चार्ज है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एक्सट्रैक्शन किया कैसे जाता है मिनरल्स से? तो इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है कि जो सबसे पहले फॉस्फोराइड लिया जाता है, या इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, जो कि हमारे बोन ऐश में होता है, ठीक है। हड्डी जलने के बाद जो बचती है, ये उसमें प्रेजेंट होता है। वहाँ से सैंपल लेते हैं और जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या बन जाता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3PO4। अब यहाँ से जो H3PO4 मिलता है, वो H3PO4 को जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड में एलोंग विथ वाटर। अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है HPO3, जब इसको कोक के साथ यानी कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है जिससे हमें फॉस्फोरस का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम फॉस्फेट से फॉस्फोरस को कैसे मिलेगा, ठीक है। और या फिर H3PO3 है, PO4 है, जब डिकम्पोज होगा तो किससे बनेगा, या HPO3 से फॉस्फोरस कैसे बनेगा। HPO3 में डायरेक्ट कार्बन मिलाएंगे तो हमें फॉस्फोरस मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, रिलीज हो जाती है। H3PO4 को हम हीट करेंगे तो भी यहाँ से क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है वो बनता है, और इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड से फिर हम इजीली कार्बन के साथ ट्रीट करा के फॉस्फोरस को गेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोथर्मिक प्रोसेस। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ ये रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है, खास करके ये HPO3 वाला रिएक्शन। अब एक इलेक्ट्रोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोथर्मिक प्रोसेस में भी यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट लिया गया है, जिसको सैंड यानी कि सिलिका से ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट, और उसके साथ यहाँ पे P4O10 बनता है, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। दैट मीन्स इसको हम यहाँ पे P2O5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। अब ये P4O10 को जब हम कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, फॉस्फोरस अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस आप याद रखेंगे, किसी भी तरीके से असर्शन रीजन करके भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें तो मेनली जो फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं वो होता है वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। थोड़ा सा वाइट फॉस्फोरस के बारे में देखेंगे। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फॉस्फोरस आपस में जुड़े हुए हैं, फॉस्फोरस के जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, वाइट फॉस्फोरस इजीली ब्रेक कर जाते हैं, और बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इन तीनों फॉर्म में से, इन तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म में से जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्यों रिएक्टिव होता है, याद रखेंगे, क्योंकि उसमें वीक वॉन्डर वॉल फोर्स पाया जाता है जो कि ईजिली ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होता है। और वो ईजिली ब्रेक होता क्यों है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स होता क्यों है, क्योंकि इसमें इस तरीके की बॉन्डिंग होने की वजह से, सिंगल बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन होता है। एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से भी क्या होता है, बॉन्डिंग वीक हो जाती है और बॉन्ड क्या होते हैं, ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। अब 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए आपसे कि फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो बॉन्ड लेंथ होती है 2.21 एंगस्ट्रॉम। या अगर आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो ये बॉन्ड एंगल आप याद रखेंगे, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। लार्ज एटॉमिक साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन, ये याद रखेंगे। फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक साइज जो होता है नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है।
hence forms single bond instead p pi बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता है थर्ड मोस्ट एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की, और ये इनकी साइज़ भी लार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए इनकी टेंडेंसी जो होती है सिंगल बॉन्ड बनाने की हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता या पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता जबकि नाइट्रोजन बनाता है, तो ये उसका रीज़न हो जाएगा ड्यू टू लार्ज साइज एंड ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन इट विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली, नॉट पी पाई बॉन्ड। ओके, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं आप देख लेंगे। सॉफ्ट सॉलिड होता है वाइट फॉस्फोरस, एक्वायर येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, गार्लिक लाइक स्मेल। सारे फॉस्फोरस का जो स्मेल होता है जनरली गार्लिक लाइक स्मेल ही होता है। वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस इन नेचर, रिमेंबर दैट इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, वाइट फॉस्फोरस जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए इसको पानी में ही रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए इसको वाटर में रखते हैं, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ये क्या होता है फायर में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी रिएक्टिव एंड कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अभी जैसा मैंने बताया कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये तुरंत आग पकड़ लेता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग P4O10, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का डेंस फ्यूम बनाता है। ठीक है, हेंस इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। नेक्स्ट है ग्लोज इन डार्क, डार्क में ये चमकता है। इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। जब फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो याद रखेंगे ये फॉस्फीन के फॉर्मेशन में भी आप इसे ये रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, फॉस्फीन बनता है। अगर हम आपको ये याद रखना है कि अगर हम फॉस्फोरस को एल्कली से दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, तो सिंपली यहाँ पे बनता है आपका फॉस्फीन PS3। ठीक है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फोरस विथ बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। नेक्स्ट है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं, और इसमें कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और ये आग नहीं पकड़ते हैं वाइट फॉस्फोरस की तरह। अगर आपसे रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस में पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो रेड फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इसकी बॉन्डिंग का, कोवैलेंट नेचर का होता है, और इसका कैसा होता है, ये वीक वंडर वॉल फोर्स होता है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन भी होता है, जिसकी वजह से वाइट फॉस्फोरस के बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर वाइट फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं अप टू 573 केल्विन एट इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे, वाइट फॉस्फोरस से ही रेड फॉस्फोरस प्रिपेयर कर लिया जाता है। रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस इन नेचर, जबकि वाइट फॉस्फोरस वॉज पॉइजनस इन नेचर। अब यहाँ पे याद रखें कि इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2, ये वाटर में तो इनसॉल्युबल है ही, कार्बन डाइसल्फाइड में भी ये क्या है, इनसॉल्युबल है। डज नॉट ग्लो इन डार्क लाइक वाइट फॉस्फोरस, डज नॉट रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। रेड फॉस्फोरस कास्टिक सोडा से रिएक्ट नहीं करता है। अगर आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है और पूछा जाए ये कौन सा फॉस्फोरस है, तो आप बोलेंगे कि ये वाइट फॉस्फोरस है। ठीक है, क्योंकि रेड फॉस्फोरस कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस दो तरह का होता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जबकि बीटा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बैड कंडक्टर है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस को अगर हम 803 केल्विन तक हीट करें तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा, वाइट फॉस्फोरस को अगर हम 473 केल्विन तक हीट करें तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि रेड फॉस्फोरस से अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस को हीट करने से बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके,
इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस एंड इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका ब्लैक फॉस्फोरस, उसके बाद से रेड फॉस्फोरस, उसके बाद से वाइट फॉस्फोरस। और अगर आपसे रिएक्टिविटी पूछा जाए तो रिएक्टिविटी जस्ट ऑपोजिट होती है स्टेबिलिटी के, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा आपका वाइट फॉस्फोरस, देन रेड फॉस्फोरस, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, ये याद रखेंगे आप। यूजेस की बात कर ले तो वाइट फॉस्फोरस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्मोक स्क्रीन एंड फायरवर्क्स। रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। कौन सा फॉस्फोरस यूज होता है मैच इंडस्ट्री में, रेड फॉस्फोरस। ओके, यूज्ड इन मेकिंग फॉस्फोर ब्रोंज, दैट इज द एलॉय ऑफ फॉस्फोरस, टिन एंड कॉपर। ओके, वाइट फॉस्फोरस एंड जिंक फॉस्फाइड आर यूज्ड एज पॉइजन फॉर रैट्स। याद रखिएगा, वाइट फॉस्फोरस जिंक फॉस्फाइड के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है पॉइजन फॉर द रैट। अब यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस के कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं जो आप एक नज़र में देख सकते हैं। अगर फॉस्फोरस को हम एक्सेस ऑक्सीजन के साथ यूज़ करेंगे तो P4O10 बनता है, लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ यूज़ करेंगे तो P4O6 बनता है। ठीक है, एल्कली के साथ आपको रिएक्शन पता ही है, फॉस्फीन बनती है। क्लोरीन अगर एक्सेस में लेंगे तो PCl5, लिमिटेड लेंगे तो PCl3। मैग्नीशियम के साथ क्या बनता है, Mg3P2, ये याद रखेंगे, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। सल्फर के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं एक्सेप्ट P2H6। रिड्यूसिंग नेचर भी है फॉस्फोरस का। नाइट्रिक एसिड के साथ फॉस्फोरस क्या बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे भी यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड ही बनता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कॉपर सल्फेट के साथ भी फॉस्फोरिक एसिड बनता है, बट यहाँ पे कॉपर मेटल यहाँ से रिड्यूस होकर के निकल जाता है। ओके, तो ये रिएक्शंस याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस की देख सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करके देख लेते हैं। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉस्फोरस का और वो है फॉस्फीन। ठीक है, फॉस्फीन यानी कि पीएच3 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉस्फीन, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखो, हाईली पॉइजनस इन नेचर, वाइट फॉस्फोरस की तरह फॉस्फीन भी क्या होती है, पॉइजनस होती है, और कैन बी फ्रोजन इनटू वाइट सॉलिड। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, फॉस्फाइड से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मेटल फॉस्फाइड से, जैसे कि सोडियम फॉस्फाइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड है। इनको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो यहाँ से फॉस्फीन बन जाती है अलॉन्ग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉस्फाइड अगर हम फॉस्फाइड के साथ वाटर को ट्रीट करें, फॉस्फाइड्स को वाटर से ट्रीट करें तो हमें यहाँ से फॉस्फीन मिल जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से फॉस्फोनियम आयोडाइड है। फॉस्फोनियम आयोडाइड को अगर हम KOH और NaOH से ट्रीट करें तो यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड निकल जाता है, और साथ में ही प्योर यहाँ से फॉस्फीन हमें मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड को अगर सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें तो यहाँ से एल्युमिनियम सल्फेट रिलीज होता है अलॉन्ग विद द फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो फॉस्फीन बनाने के डिफरेंट मेथड हैं, और एक इम्पॉर्टेंट मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वाइट फॉस्फोरस के साथ, कि अगर हम वाइट फॉस्फोरस को बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो भी हमें क्या मिलती है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के साथ हमें यहाँ पे फॉस्फीन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन के। ठीक है, फ्रॉम फॉस्फाइड्स ऑफ सम मेटल्स, तो आप रिएक्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, दिस इज़ वीकर बेस देन अमोनिया। ये इतना वीक बेस होता है कि एक्वस सोल्यूशन में भी अगर हम उसको टेस्ट करें लिटमस पेपर से तो ये न्यूट्रल ही आता है, बट इसका नेचर कैसा होता है, एक्वस सोल्यूशन में वीक बेस होता है काइंड ऑफ। ठीक है, और कैसा बेस होता है, ये लिविस बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, इनका अगर डिकम्पोजिशन होता है हीट करेंगे तो ये रेड फॉस्फोरस में और हाइड्रोजन में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फॉस्फीन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फॉस्फोनियम आयोडाइड प्रोड्यूस करता है। कॉपर सल्फेट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फॉस्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर H3PO3 और HNO3। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लोरीन के साथ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब
कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नॉन इन्फ्लेमेबल इन प्योर फॉर्म में ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, बट कैचेस फायर ओनली इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन वेपर्स। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट हो मीडियम में तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। अदरवाइज प्योर फॉर्म में ये क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। इट इज़ फ्लेमेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यूज्ड इन मेकिंग हॉलम्स सिग्नल, हॉलम्स सिग्नल्स बनाने में भी यूज़ होता है। इसका यूज़ किया जाता है सी में जो शिप्स आती हैं, ठीक है, उनके लिए सिग्नल का यूज़ किया जाता है। कैसे, उसमें एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर में ये कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड को इसमें फिल कर दिया जाता है, इनके मिक्सचर को, ठीक है, और फिर इसमें क्या कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है इस कंटेनर में, और इस होल के रास्ते ये वाटर क्या करता है, एंटर कर जाता है। जब वाटर इसमें एंटर कर जाता है तो फिर कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम सल्फाइड क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ में फॉस्फीन गैस और एसिटिलीन बनाते हैं। अब ये दोनों गैसें बनती हैं, जब ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में पहुँचती हैं तो ये क्या करती हैं, दीज एयर कैचेस फायर, ठीक है। तो और जब यहाँ पे फायर प्रोड्यूस करती हैं तो वो जो फायर होता है वो सिग्नल का काम करता है, सर्व एज सिग्नल टू द अप्रोचिंग शिप्स। जो शिप आ रही होती हैं उनके लिए ये सिग्नल का काम करता है। जैसे कि पटाखा ऊपर जाके जब फटता है तो स्पार्क करता है, उसी तरह से जब ये गैसेस जब एयर में पहुंचती हैं तो वहाँ पे जलने की वजह से स्पार्क करती हैं, तो एक सिग्नल का काम करता है जो शिप वहाँ पे आती है। इसको होम्स सिग्नल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कुछ ऑक्साइड्स उन्हें भी देख लेते हैं, जस्ट लाइक P4O3, P4O8, P4O10, P4O7, P4O9, ये सब फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं। P4O6 यानी फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की बात करें, इसे हम P2O3 भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो याद रखें कि दिस इज़ पॉइजनस इन नेचर, सॉल्युबल इन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। इसे जब हीट करते हैं फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड को तो ये डिकम्पोज हो जाता है P4O8 में और रेड फॉस्फोरस में, ओके। ऑक्सीजन के साथ ये P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है। एक्शन ऑफ वाटर के साथ, अब याद रखेंगे कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन अलग है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन अलग है। कोल्ड वाटर के साथ ये फॉस्फोरस एसिड बनाता है, हॉट वाटर के साथ ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है अलोंग विथ फॉस्फीन। अगर आपको कोई वाटर नहीं दिया हुआ है तो आप मतलब मेंशन नहीं किया हुआ है कि कोल्ड वाटर है कि हॉट वाटर है, सिंपली अगर P4O6 और H2O लिखा हुआ है तो आप क्या बनाएंगे उसके साथ आप बनाएंगे फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। सेम थिंग अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन, जब फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है फॉस्फोरिल क्लोराइड और मेटाफॉस्फोरिल क्लोराइड, POCl3 एंड PO2Cl, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखेंगे P4O6 का। नेक्स्ट है P4O10, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड भी होता है बोलते हैं इसको, और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं। वाइट सॉलिड अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है ये, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसे हीट करते हैं, ठीक है, विथ वाटर। इसका भी है कोल्ड वाटर के साथ अलग रिएक्शन, हॉट वाटर के साथ अलग रिएक्शन। कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। बट अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आप याद रखेंगे। ये बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अमंग P4O6 एंड P4O10, P4O10 act as dehydrating agent, remember that. Due to its great affinity for water, it act as dehydrating agent, okay। सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, क्योंकि ये अफिनिटी दे शो ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। दैट मीन्स कि ये किसी चीज़ से वाटर को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द कंपाउंड। अब जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड दिया हुआ है, अगर इसको हम P4O10 के साथ ट्रीट करेंगे तो P4O10 क्या करेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा, तो बचेगा क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है उसके साथ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा, P4O10
SO3 बनाएगा और मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन है, N2O5 बनाता है, इसके साथ भी मेटा फॉस्फोरिक एसिड निकल जाता है। मेटा फॉस्फोरिक एसिड सबके साथ निकल जाता है, तो मेन प्रोडक्ट्स आप याद रखेंगे कि क्या बनेगा। ये है आपका एसिटामाइड। एसिटामाइड के साथ क्या बनाता है, मेथिल साइनाइड बनाता है। यहाँ से भी वाटर निकल जाता है, यानी कि सारे कंपाउंड से इसको क्या करना है, वाटर ही निकालना है। यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड निकल जाता है, बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, P4O10 को हम कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो रेड फॉस्फोरस बनता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही डिस्कस किया हुआ है। सारे इक्वेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ फॉस्फोरस हैलाइड्स को देख लेते हैं, लाइक PX3 PX5। सबसे पहले हम PCl3 को देखेंगे, फिर PCl5 को देख लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हैं कि जब हम वाइट फॉस्फोरस को SOCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे PCl3 बनता है और फॉर्मेशन है इसका PCl3 का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और H2Cl2 बन जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि कभी कभी इसमें डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड के प्रिपरेशन के बारे में भी पूछ लेता है। ओके, तो रिमेंबर दैट व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद सल्फोनिल क्लोराइड, इसे सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl3 बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, H2Cl2 बन जाता है। PCl3 विद वाटर फॉर्मिंग फॉस्फोरिक एसिड। H2SO4 के साथ PCl3 जो है वो ये बनाता है ClSO2OH। ओके, POCl और HCl ये फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके P2O5 बनाता है। OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय Cl फ्रॉम PCl3 इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम PCl3 के साथ ट्रीट करें तो PCl3 क्या करता है, OH ग्रुप की जगह पे Cl ग्रुप लगा देता है। जैसे कि अल्कोहल ही है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, अगर हम इसको PCl3 से ट्रीट कर दे तो OH की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है अलॉन्ग विथ फॉस्फोरस एसिड। इसी तरह एसिटिक एसिड है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड आ जाता है और फॉस्फोरस एसिड यहाँ से निकल जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। PCl3 विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये याद रखेंगे। PCl3 ऑक्सीजन के साथ POCl3 बनाता है। अब थोड़ा सा PCl5 के बारे में देख लेते हैं। तो PCl5 जो है, PCl3 को सिंपली SO2Cl2 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो PCl5 बनता है और ये आपस में रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन है। PCl3 को क्लोरीन से ट्रीट करेंगे तो PCl5 बन जाता है। ओके, विथ वाटर के साथ PCl5, लिमिटेड वाटर है तो POCl3 बनता है और अगर एक्सेस वाटर यूज़ कर रहे हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। PCl3 विथ वाटर, लिमिटेड वाटर POCl3 बनाता है बट अलॉन्ग विथ एक्सेस वाटर फॉर्मिंग H3PO4। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा, PCl5 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ SOCl2 बनाता है अलॉन्ग विथ POCl3। याद रखेंगे PCl5 हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, POCl3, और जो आपका PCl3 है जनरली वो क्या प्रोड्यूस करता है, POCl। ओके, नाउ विथ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, यहाँ पे आप हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स देख सकते हैं, सारे OH ग्रुप्स की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाता है। तो ये भी देख सकते हैं आप, यूज्ड एज क्लोरीनेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर रिप्लेसिंग OH ग्रुप बाई Cl एटम्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH ग्रुप की जगह Cl को लगाने के काम में इसका यूज किया जाता है एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है विथ मेटल के साथ यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आप उनको भी सिंपली देख लेंगे। PCl5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ये आयनिक स्टेट एग्जिस्ट एज PCl4+ एंड PCl6-। ओके, और लिक्विड स्टेट में जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ओके, एक टॉपिक और है फॉस्फाजीन्स, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम फॉस्फाजीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉस्फाजीन में फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे और ये टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन फैमिली। तो हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। दैट इज़ ये ऑक्सीजन फैमिली जो होती है कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, ओर बनाते हैं, जनरली ओर्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में
कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले ही मेंशन कर दिया हुआ, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो सेलेनियम होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? जीरोक्स, फोटोकॉपी में यूज़ होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कोई एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ही है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या होती है? बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या होती है? वो डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज दियर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम एनर्जी लगेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो वो भी ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या होती है? डिक्रीज होती है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वो भी क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सेलेनियम और टेल्यूरियम जो होता है सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मेटलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव मेटल होता है। कैसा मेटल होता है? रेडियो एक्टिव मेटल होता है, ये आप याद रखेंगे। इसकी हाफ लाइफ होती है 13.8 डेज। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक गैस होती है, बट जो सल्फर, सेलेनियम या टेलेनियम, पोलोनियम जो होता है ये क्या होती है? ये सब ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड्स होते हैं और पकड़ रिंग स्ट्रक्चर इनका स्ट्रक्चर होता है। ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक ये इंक्रीज होता है। एलोट्रॉपी की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स शोज एलोट्रॉपी, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? एलोट्रॉपी शोज करते हैं। ऑक्सीजन कौन कौन से एलोट्रॉप्स बनाता है? ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन क्या है? मोर स्टेबल देन ओजोन। ये भी आप याद रखेंगे, एक स्टेटमेंट है, पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ओजोन। सल्फर जो है, सल्फर भी दो तरह के एलोट्रॉप शो करता है, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक और बीटा सल्फर भी बोलते हैं इसे। मेनली रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर। ये होता है एसिड, इसका ये थर्मोडायनेमिकली जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है। रोम्बिक सल्फर येलो कलर का होता है, S8 स्ट्रक्चर यूनिट पैक्ड इन ऑक्टाहेड्रल शेप। मोनोक्लिनिक स्टेबल एवं 95 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। रोम्बिक सल्फर जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर है जिसको बोलते हैं 369 केल्विन टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है? दोनों मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर दोनों ही स्टेबल होते हैं। बट अगर हम इसके बिलो जाते हैं, 369 केल्विन के बिलो जो होता है अल्फा सल्फर यानी कि रोम्बिक सल्फर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसके एबव जो होता है वो बीटा सल्फर ही स्टेबल होता है। यानी कि लो टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है और हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो स्टेबल होता है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें सल्फर के तो बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल एंड फॉर्म पकर्ड स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे पकर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका एक और फॉर्म होता है S6 फॉर्म। S6 फॉर्म जो होता है वो चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, पकर्ड स्ट्रक्चर होता है। S6 जो होता है चेयर फॉर्म होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इन वेपर स्टेट above 1000 Kelvin, you can say that near about 1000 Kelvin S2 molecule exist। S2 molecule भी क्या करता है? वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तीसरा फॉर्म जो होता है एलोट्रॉपिक आयन के वो होता है प्लास्टिक सल्फर, जिसे हम गामा सल्फर भी कहते हैं। यानी कि अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा सल्फर। ठीक है, जिसे हम प्लास्टिक सल्फर भी कहते हैं, याद रखेंगे। गामा सल्फर को ही क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सल्फर। और ये क्या होता है? ऑब्टेन बाय पोरिंग बॉइल्ड सल्फर इन कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में अगर हम पोर करें बॉइलिंग सल्फर को तो हमें प्लास्टिक सल्फर मिलता है। इट इज़ सॉफ्ट रबर लाइक मास। It is insoluble in water and carbon disulfide. It is unstable and changes into rhombic sulfur. अनस्टेबल होता है प्लास्टिक सल्फर और रोमिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। ये चेन के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर ले, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करता है, -1 पेरोक्साइड्स में शो करता है, +2 भी शो करता है,
ओनली इन OF2, याद रखिएगा। OF2 में +2 शो करता है और O2F2 शो करता है O2F2 में शो करता है +1, ठीक है। और -½ भी शो करता है सुपर ऑक्साइड्स में, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जैसे कि फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, फिर ऑक्सीजन होता है और फिर नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद। तो ऑक्सीजन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट के साथ शो नहीं करेगी, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो है फ्लोरीन। तो सिर्फ ये फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, अदरवाइज किसी एलिमेंट के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ OF2, ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। OF2 में +2 शो करता है और O2F2 में +1 शो करता है, अदरवाइज ये कहीं भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या तो ऑक्सीजन के साथ या तो फ्लोरीन के साथ, अदरवाइज नाइट्रोजन भी कहीं पे भी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन का लगभग क्लोरीन के बराबर होता है, तो क्लोरीन के साथ भी ये कहीं पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अदरवाइज किसी कंपाउंड के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, सारे ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के अलावा नाइट्रोजन किसी के साथ जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्लोरीन के साथ भी रेयरली शो करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब उसके बाद से सल्फ़र है, तो सल्फ़र याद रखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 और +6, ठीक है। तो सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये सारे के सारे यही शो करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +4 और +6 कॉमनली शो किया जाता है, बट +4 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती जाती है, यानी कि जो पोलोनियम है वो +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड के साथ ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, उस टाइप के कंपाउंड से ये ज़्यादा बनाएगा, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे है हाइड्राइड्स, ओके। हाइड्राइड्स क्या हैं? ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स, इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड ऑक्सीजन फैमिली के, ये है H2O, फिर है H2S, फिर है H2SC और H2TE, ये इनके हाइड्राइड्स हैं इन एलिमेंट्स के। तो इन सारे एलिमेंट्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबका स्ट्रक्चर सेम आएगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल क्या है, डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट। इसकी बात करें तो इनके लिए ये ऑर्डर फॉलो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये उनका ऑर्डर है, थर्मल स्टेबिलिटी का, बॉइलिंग पॉइंट का, बॉन्ड एंगल का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसका है? बॉन्ड एंगल का। वाटर में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2S में, फिर H2SC में, फिर H2TE में, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आप याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ है, कोवैलेंट कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, तो वो H2O से H2TE तक क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। H2O नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ना ही इसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है H2O से लेके H2TE तक, ओके। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये आपको याद रखना है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो H2O का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप फिर से देख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को, तो H2O का सबसे ज़्यादा होता है, फिर H2TE का होता है, H2SC का होता है, सबसे कम जो होता है वो H2S का होता है। ये एक एक्सेप्शन है, आप याद रखेंगे, ठीक है। वोलाटिलिटी की बारे में बात करें तो H2S सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होता है, फिर H2SC होता है, फिर H2TE होता है, फिर H2O होता है, ठीक है। यानी कि H2S इन सारे
हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सबसे कम होती है। अब हम ऑक्साइड्स के बारे में देख लें तो यहाँ पे सल्फर के मोनोऑक्साइड, सेलेनियम के मोनोऑक्साइड, सेलेनियम का कोई भी मोनोऑक्साइड नहीं होता है। ओके, फिर टेल्यूरियम है, फिर पोलोनियम के ऑक्साइड्स, यहाँ सबके मोनोऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स और ट्राईऑक्साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लेंगे ध्यान से। अब इनको हम अरेंज करते हैं, जो कि पूछा जाता है एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो डाइऑक्साइड्स में देखा जाए तो डाइऑक्साइड्स में एसिडिक नेचर की बात करें तो SO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर SeO2, फिर TeO2, फिर POO2, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो नीचे जाने पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ट्राईऑक्साइड्स के साथ भी सेम है, ट्राईऑक्साइड भी नीचे जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम सल्फर के ट्राईऑक्साइड, डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड को कंपेयर करें तो ये आप फॉर्म याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर ट्राईऑक्साइड, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें, SO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, वी शेप का होता है, SO3 होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर। ये सब आप हाइब्रिडाइजेशन में सीखे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को निकालना और उनके हाइब्रिडाइजेशन और शेप को निकालना, तो बस आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे। SO3 की बात करें तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक लीनियर चेन या साइक्लिक ट्राइमर भी बनाता है इन द सॉलिड में। ठीक है, तो साइक्लिक ट्राइमर उसका ये होता है, और जो कि SO3 ट्राइमर के फॉर्म में, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में होता है, और जो है लीनियर चेन के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब हैलाइड्स की बात करें, हैलाइड्स में द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेज एज फ्लोरीन के जो हैलाइड्स होते हैं इन एलिमेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और आयोडाइड के साथ सबसे कम होते हैं। यहाँ पे इनके कुछ हैलाइड्स के कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उन्हें आप ध्यान से देख लेंगे, कौन हैलाइड्स किस टाइप का हैलाइड्स बनाता है और कौन नहीं बनाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोडीन के हैलाइड्स यहाँ पे सबसे कम हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज। हेक्सा फ्लोराइड्स की बात करें तो SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर SeF6, फिर TeF6, जिसमें SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दो फ्लोराइड्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और सल्फर टेट्राफ्लोराइड्स के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है क्योंकि इन्हीं दोनों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। SF6 जो होता है थर्मली स्टेबल होता है और केमिकली इनर्ट होता है। याद रखेंगे, SF6 जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है, थर्मली स्टेबल होता है। SF6 exists but SCl6 does not exist because F minus ion has a smaller size but Cl minus has larger size. Due to interanic repulsion, SCl6 does not exist. ओके, सल्फर का जो साइज होता है वो छोटा है, वो सिर्फ 6 फ्लोरीन एटम के साथ ही एडजस्ट कर पाता है, जबकि Cl क्या होता है, एक बड़ा एटॉमिक साइज वाला एटम है जिसके साथ वो सल्फर के साथ 6 बड़े Cl एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए इस टाइप का कंपाउंड नहीं बनता है। ये यहाँ पे याद रखेंगे, SF6 बनता है बट SCl6 कोई हैलाइड नहीं बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फिर 6 में, SF6 does not undergo hydrolysis. Remember that SF6 does not go under hydrolysis because fluorine atom sterically protect the sulfur atom from attack of H2O due to steric hindrance. इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा होता है कि फ्लोरीन एटम वाटर मॉलिक्यूल्स को, SF6 में फ्लोरीन एटम वाटर मॉलिक्यूल्स को सल्फर तक पहुंचने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता है। अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, और फॉर्मेशन की बात करें तो सल्फर फ्लोरीन से डायरेक्ट रिएक्ट करके SF6 बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है SF6 के बारे में कि थर्मल स्टेबल होता है, केमिकली इनर्ट होता है, SF6 बनता है, SCl6 नहीं बनता है, और SF6 हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं शो करता है। ठीक है, SF4 के बारे में अगर देखें तो ये हाईली रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू SF6, रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। ओके, रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, HF बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। यूज्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स CO ग्रुप इनटू CF। ठीक है, COOH को CF3 में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की जगह कौन प्लेस हो जाता है, फ्लोरीन प्लेस हो जाता है। ये उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। प्रिपरेशन की बात करें तो HCl2 को जब सोडियम फ्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो SF4 यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ऑल SF बॉन्ड इन SF4 आर नॉट इक्वल, याद रखेंगे, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। यहाँ पे सल्फर पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर साइड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग कितने की हुई है, सिर्फ 4 की, 4 फ्लोरीन इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इससे रिपल्शन की वजह से ये जो चारों बॉन्ड हैं SF के, ये इक्वल नहीं होते। बट SF6 में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सारे SF बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मोनोहैलाइड्स जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं आर डाइमेरिक इन नेचर एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। अब H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। यहाँ पे क्वेश्चन है H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस, इसे भी आप देख लेंगे। H2O के साथ क्या है यहाँ पे, undergoes hydrogen bonding due to high electronegativity of oxygen and hence exists as associated molecule. Okay, while H2S is gas does not undergoes hydrogen bonding, hence exists as discrete molecule and a gas. आपने डिफरेंस पढ़ा ना सॉलिड लिक्विड गैस का, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस का पढ़ा है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर पे होते हैं बट एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से। और गैसियस फॉर्म में ये क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, डिस्क्रीट मैनर में होते हैं। तो H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब एक H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक H2O मॉलिक्यूल है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम के हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से दूसरा भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आकर के क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। इसके साथ फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आकर के क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल लाइक दिस, एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट H2S गैस है, सल्फर क्या होता है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इसलिए जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं, एक H2S, ये समझ लो एक H2S मॉलिक्यूल, यहाँ एक H2S मॉलिक्यूल, यहाँ एक H2, इस टाइप से डिस्क्रीट मैनर में इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। बट यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू electronegativity of oxygen, they form hydrogen bonding and they form associated molecule and convert into liquid state. Okay, तो याद रखेंगे H2O लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जबकि H2S गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं डाईऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप याद रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तो KClO3 का डिकम्पोजिशन आप याद रखेंगे। ये डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, एसर्शन रीजन में भी पूछा जाता है, ठीक है, और ख़ास करके मोल कॉन्सेप्ट में भी पूछा जाता है कई तरीके से। तो आप ये रिएक्शन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KClO3 डिकम्पोज हो जाता है KCl में और ऑक्सीजन में। ये लैब मेथड है ऑक्सीजन के प्रिपरेशन का। पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको भी हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में। पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 में, और MnO2 यहाँ से निकल जाती है और ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 ऑल्सो। जब यहाँ पे MnO2 को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है पोटेशियम मैग्नेट से तो ये कन्वर्ट हो जाती है KMnO4 में। एक तरीके से ये दो डबल साइडेड रिएक्शन है। तो ये सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, इट फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट एंड MnO2 एंड ऑक्सीजन। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ KNO3 will form KNO2 and oxygen. Decomposition of KClO3 will form KCl and oxygen. इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है K2O में,
CrO2O3 में एंड ऑक्सीजन में। ओके, अब ये भी याद रखें KClO4 पोटेशियम पर क्लोरेट, ये तो पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम पर क्लोरेट है, ये भी क्या करता है KCl में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। MnO2 भी है, उसको वो भी सिंपली डिकम्पोज हो जाता है Mn3O4 में और ऑक्सीजन में हीट करने पे। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप याद रखेंगे रिगार्डिंग टू ऑक्सीजन। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो मेटल के साथ जो ऑक्सीजन है वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल के साथ क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आप देख सकते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आप देख सकते हैं। अब याद आपको ये रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कैसा क्या बनाएंगे, ये बेस बनाते हैं। यानी कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है बेसिक। MgO का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का। Fe2O3 का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इन्हें जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। ओके, तो यानी कि ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, विथ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अमोनिया को अगर हम ऑक्सीजन के साथ प्लैटिनम गॉस पे ट्रीट करें, प्लैटिनम वायर पे ट्रीट करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ याद रखेंगे आप, अमोनिया के साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन। अमोनिया को अगर हम ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। HCl को अगर कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा HCl को, किसमें, क्लोरीन में। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। कार्बन डाइसल्फाइड को कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, विथ हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो किसी भी काइंड का हाइड्रोकार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब ये याद रखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन देते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ कैसा किया जाता है, फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मीथेन है या बेंजीन है, इनको जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब यहीं पे ऑक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं और कुछ मिक्स ऑक्साइड होते हैं। सिंपल ऑक्साइड जैसे कि MgO, Na2O, CO2, Al2, ये काइंड ऑफ क्या है, सिंपल ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड्स हैं जैसे Fe3O4। Fe3O4 इज ए मिक्सचर ऑफ काइंड ऑफ 2 ऑक्साइड, एक है FeO और एक है आपका Fe2O3। इसी तरह से लेड ऑक्साइड भी क्या है, मिक्सड ऑक्साइड है, ये बना होता है PbO का और ये PbO2 का बना होता है। ठीक है, 2PbO का बना होता है, एक होता है PbO2 और एक होता है 2PbO। ठीक है, इसे मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सड ऑक्साइड होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि कैसे ऑक्साइड्स हैं ये। ठीक है, इसके पहले वीडियो हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हमने भी आपको जैसे बताया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो उनका वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके ये लास्ट के तीनों ऑक्साइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये CrO3 है, ये V2O5 है, Mn2O7 पूछा जाता है किस टाइप का ऑक्साइड है। ये सारे के सारे कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव क्या बनाते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड N2O5, Cl2O7, SO3, P4O10, इवन P4O10, B2O3। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है किस टाइप का ऑक्साइड है। तो ये कैसा है, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं सिंपली वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कुछ होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनको हम जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं।
ये आप आंख बंद करके याद कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिना, सिलिका, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सब क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उसी तरीके का यहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं जैसे कि CO, NO एंड N2O हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल में बात करें तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर एम्फोटेरिक बीच में होते हैं और फिर लास्ट में क्या होते हैं, लेफ्ट साइड में एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ओजोन, अब थोड़ा सा ओजोन के बारे में भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन, ओजोन को जिस डिवाइस से प्रिपेयर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइज़र कहते हैं। और ओजोन को हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, दो तरीके का डिवाइस होता है। एक सीमेंस ओजोनाइज़र होता है जिसपे लार्ज स्केल पे हम ओजोन का प्रिपरेशन करते हैं, और एक होता है ब्रॉडीज ओजोनाइज़र। ओके, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओजोन प्रोड्यूस करता है। ये किस मेथड से प्रोड्यूस किया गया है, सीमेंस ओजोनाइज़र से प्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे 10 to 15% ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस सीमेंस ओजोनाइज़र में प्योर और ड्राई ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से ओजोन का जो बनना होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हीट यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, हीट यहाँ पे क्या होगा, यूज़ होगा। प्लस तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्ट होना, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, ओजोन में कन्वर्ट होगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा हीट बढ़ा देंगे, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम ऐसा यूज़ करेंगे जो कि लेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, इतना ही हीट प्रोड्यूस करे कि ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर या इन प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ हीट, ये ओजोन फर्दर क्या हो जाने लगेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, बैक कन्वर्ट होने लगेगा। तो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन वी विल यूज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच विल प्रोड्यूस लेस हीट। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे। याद क्या रखना है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और ज़्यादा हीट पे ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन एब्जॉर्ब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कि पूछा कितना है, 2 मोल ओजोन यहाँ पे बन रहा है। तो 2 मोल यहाँ पे 285.4 किलो जूल ओजोन हीट एब्जॉर्ब कर रही है। अगर आपसे 1 मोल ऑफ ओजोन पूछे कितना एब्जॉर्ब करता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने मेजर मिस्टेक बनाया था 285.4 लिख के, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ओजोन के बारे में पूछा गया है। तो जस्ट डिवाइड इट बाई 2 एंड यू विल गेट 142.7 किलो जूल एनर्जी। ओके, तो 1 मोल ऑफ ओजोन जो होगा वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 142.7 किलो जूल एनर्जी। ये छोटी चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पॉइंट नोटेड है, ओजोन इज थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। ओजोन क्या होता है, ओजोन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ऑक्सीजन। रीज़न क्या है, डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाई हीट पे क्या होता है, ओजोन जो होता है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन में, दैट मीन्स ओजोन अनस्टेबल है। हाई हीट पे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में डायरेक्टली। एंड सेकेंड रीज़न है इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ डेल्टा एस, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होने पर भी ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सिंस डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी रिजल्ट्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है।
ओजोन का डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ओजोन का और वहाँ पे हीट ज़्यादा हुई तो वो एक्सप्लोसिव बिहेवियर हो जाएगा वहाँ पे उसका। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं ओजोन के। तो ओजोन जो होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये आप याद रखेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन टर्पेंटाइन ऑयल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑर्गेनिक एसिड्स में ये क्या होता है, ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, बट वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन विथ परऑक्साइड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। परऑक्साइड्स के साथ ओजोन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, H2O2 के साथ भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोन रिएक्ट विथ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फॉर्म ओजोनाइड्स। ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिनके पास हो, तो ओजोन जो होता है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करता है और ये इस टाइप का कंपाउंड बनाता है जिसे ओजोनाइड कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता तो इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बन जाता। ठीक है, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ठीक है, हेल्पफुल इन लोकेटिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंस ओजोन जो होता है वो डबल बॉन्ड पे ही अटैक करता है, तो जब हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन पता करना होता है तो हम उसे ओजोन से रिएक्ट करा करके उसे हम क्या कर सकते हैं, ओजोन से रिएक्ट करा कर ओजोनाइड बना करके लोकेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिंपल चेन है, 4 या 5 चेन हो, उसमें हमें डबल बॉन्ड का लोकेशन पता करना हो तो हम इसमें ओजोन का यूज़ करके पता कर सकते हैं। फर्दर इसको जब जिंक से ट्रीट किया जाता है तो इसकी ओजोनोलिसिस हो जाती है और ये रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये एक चीज़ याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, बट जो ओजोन होता है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यूजर्स की बात करें तो मेजर यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में भी देख लेते हैं। ओजोन लेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशंस। जैसा कि आपको पता है यूवी रेडिएशन ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, उस हार्मफुल यूवी रेडिएशन से अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब ये बनता कैसे ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर। ओजोन फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो जिसकी वेवलेंथ 242 नैनोमीटर होगी उसको एब्जॉर्ब करता है ये ऑक्सीजन और कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन में। फिर ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर गैसेस, जैसे कि अदर गैसेस हो गए नाइट्रोजन, या एटमॉस्फेयर में कोई अदर थर्ड इनर्ट गैसेस हो गई उनके प्रेजेंस में। तो ये क्या करती है, ये जो अदर गैसेस होती है इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिस्टेबिलाइज ओजोन। ज़्यादा एनर्जी को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके ओजोन बना लेते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो थर्ड एलिमेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये ओजोन फिर क्या होगी, फर्दर ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आसपास के जो अदर इनर्ट गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कास्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यू कैन से दैट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये होता क्यों है, दिस इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, अब ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। इट इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, सम एटॉमिक ऑक्सीजन, ये तो लेस इफेक्टिव है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एंड मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रेयॉन्स। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन लेयर के डिप्लेशन का काज है और दूसरी चीज़ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये याद रखेंगे। होता कैसे है डिप्लीशन बाय NO, नाइट्रिक ऑक्साइड्स का से कैसे डिप्लीशन होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन। ये NO एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है, ये जो सुपरसोनिक जेट हैं उनके एग्जॉस्ट से जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ओजोन
से रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में। ठीक है, CFCS से कैसे, CFCS जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज ए कूलेंट, AC में भी एज यूज्ड एज ए कूलेंट, एंड इन एरोसॉल स्प्रेज लाइक बॉडी डिओड्रेंट्स, इस सब में CFCS का यूज होता है। ये CFCS जो होते हैं क्या काज करते हैं, ओजोन होल। ओजोन होल इज सिंपली, ओजोन होल इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर, और यू कैन से दैट इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ओजोन लेयर का, तो यूवी रेडिएशन इजिली अर्थ सरफेस पे पहुँचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, Cl फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, और ये फ्री रेडिकल फिर ओजोन से रिएक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में। ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल एटॉमिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है फिर से फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है और इस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन होता रहता है। ठीक है, तो डिप्लीशन बाय हाइड्रोक्सिल रेडिकल, कुछ हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये भी ओजोन को क्या करता है, रिएक्शन करता है, और ये कुछ इंटरमीडिएट्स बनाता है, और ये इंटरमीडिएट्स फर्दर क्या करते हैं, फिर से हाइड्रोक्सिल और एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ओजोन से फिर से फर्दर रिएक्ट करता है और उसको कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में। मेनली कौन कॉज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ओके, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। ओके, इट इज स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड, रिमेंबर दैट इट इज स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड, यानी कि ये 2 प्रोटॉन रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है, इन एक्वस सोल्यूशन आयोनाइजेज इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में आयोनाइज होता है। फर्स्ट स्टेप है H2SO4 फर्स्ट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विथ HSO4 माइनस आयन। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज द K1, फर्स्ट स्टेप में Ka1 होता है, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, Ka1। ठीक है, Ka1 इज वेरी लार्ज फॉर द फर्स्ट स्टेप, दैट इज Ka1 इज ग्रेटर देन इवन 10। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, HSO4 माइनस फर्दर रिएक्ट विथ वाटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड SO4 माइनस आयन, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस सेकेंड स्टेप it have the value 1.2 into 10 to the power minus 2. You can see that Ka2 have less value than K1. That means Ka1 is greater than Ka2. ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू दे देगी, Ka1 की वैल्यू रहेगा, Ka2 की वैल्यू रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, मे भी ये ना दिया रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेप फर्स्ट यानी कि Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होती है Ka2 से। ठीक है, ये प्रोटॉन एक प्रोटॉन तो इजीली फर्स्ट स्टेप में निकल जाता है, बट ये थोड़ा सा इसके क्लोज हो जाता है, इसलिए इजीली रिमूव नहीं होता है, इसलिए Ka2 की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये भी याद रखेंगे कि जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, H2SO4 दैट मीन्स मोर एसिडिक देन द HSO4 माइनस आयन। ठीक है, इजिली डोनेट हाइड्रोजन आयन टू द वाटर एंड फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नॉन मेटल को ऑक्साइड्स में ऑक्सीडाइज करता है, मेटल्स को सल्फेट्स में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे नॉन मेटल है कार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये मेटल है, मेटल जो होता है वो सल्फेट में, रिस्पेक्टिव सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और H2O यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ये नॉन मेटल सल्फर है, इसके साथ भी आप देख सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी आप याद रखेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, इसमें से 11 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है और बचता है सिर्फ कार्बन, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन इसका 2 मेथड से होता है, 2 फेमस मेथड है। एक मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरा मेथड है लेड चैम्बर प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शंस हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, सिंपली जो सल्फर होता है या सल्फर का कोई और हो गया, जैसे कि आयरन पायराइट हो गया, ये जब इनसे हम
सल्फ़र को कन्वर्ट कर लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड में। ओके, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज़ V2O5 एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज होती है। यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है इसमें फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिला के रख लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ओलियम। ठीक है, ओलियम बना के रख लिया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओलियम किस में बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अब ये ओलियम में हम क्या करते हैं, वाटर मिला के डाइल्यूट कर लेते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। जितने कंसनट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम उतने अमाउंट वाटर मिलाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड हम गेन कर लेते हैं। H2SO7 इसमें वाटर मिलाते हैं और ये H2SO7 नहीं है, यहाँ पे 2H2SO4 यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में बात करें तो यहाँ से सल्फ़र जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है, फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला लेते हैं तो ओलियम बन जाता है। ओलियम में हम वाटर मिलाते हैं तो ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, अब लेड चैम्बर प्रोसेस की बात करें तो ये भी 3 स्टेप रिएक्शंस है। प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाई बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइड, सेम प्रोसेस। सल्फर को पहले इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड एनी हाउ। ठीक है, तो लेड चैम्बर में प्रोसेस होता है, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लिया जाता है जहाँ से सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। अब ये नाइट्रिक एसिड को जब सल्फ़र डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाता है तो हमें मेनली यहाँ से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को ठीक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं। यहाँ से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल जाती है, उसका यूज़ नहीं करते। फिर से यहाँ पे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको हम मेनली यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेकर के सल्फ़र डाइऑक्साइड से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल जाती है। इस मेथड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं और यहाँ पे NO बन जाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करके सल्फ्यूरिक एसिड गेन कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ऑक्सीजन से ट्रीट करके इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका फर्दर यूज़ कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन है सल्फ़र और ऑक्सीजन का, सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ट्रीट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और वाटर आपस में मिला करके सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से गेन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स कुछ हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके यूपी PGT में एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको करना क्या, यहाँ पे सारे एसिड्स के नाम, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सल्फ्यूरस एसिड, ये उसका स्ट्रक्चर है। थायोसल्फ्यूरस एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। थायोसल्फ्यूरस एसिड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, SS डबल बॉन्ड है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5 और ये उसका स्ट्रक्चर है, इसमें SS सिंगल बॉन्ड है। और डायोथायोनस एसिड है, डायोथायोनस एसिड H2S2O4, ये उसका स्ट्रक्चर है, इसमें भी SS सिंगल बॉन्ड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, आप देख सकते हैं। और थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि ओलियम, ये ओलियम का स्ट्रक्चर है। आप याद रखेंगे ओलियम यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, SOS बॉन्ड है। ओके, डायोथायोनिक एसिड है, इसमें भी SS सिंगल बॉन्ड है। और पॉलीथायोनिक एसिड है, इसमें तो अलग ही पॉलीमेरिक फॉर्म है। परऑक्सो एसिड है, इसे कैरो एसिड भी बोलते हैं और ये उसका स्ट्रक्चर, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसे मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। ये दोनों एसिड्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद रखेंगे। ये है H2S2O7, इसमें SOOS बॉन्ड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपको ऑप्शंस दे दिया था जिसमें मार्शल एसिड्स था, कैरो एसिड्स था, ओलियम था यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था और डायोथानिक एसिड था।
और इन पूछा था इसमें से कि इसमें से कौन सा एसिड है जिसमें कि SOOS बॉन्ड पाया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था, मार्शल्स एसिड। ओके, मार्शल्स एसिड में SOOS बॉन्ड पाया जाता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। तो इन सब सारे एसिड के स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 17 और 18 दोनों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा, दैट इज़ कि MCQ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारे प्रीवियस MCQs के जो भी वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं कि उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत मेहनत से MCQs वीडियो में बनाती हूँ, तो इसे आप ज़रूर से देखिएगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर these videos. Okay.